ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक अनजान इंसान के मुंह से अचानक ही मैरिज प्रपोजल की बात सुनकर अनिका हैरान होकर उस इंसान के चेहरे की ओर देखने लगी। अनिका याद करने की कोशिश कर रही थी कि अपने घुटनों पर बैठे इस इंसान को क्या अनिका ने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा भी था। याद करने की तमाम कोशिशें जब नाकाम हो गई, तब अनिका को इस बात का एहसास हो गया कि हाथ में गुलदस्ता लिए अपने घुटनों पर बैठे हुए वह इस आदमी को जानती तक नहीं थी। अनिका हैरान होकर बस विक्की को देखे जा रही थी। विक्की ने दोबारा बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों का गुलदस्ता अनिका की ओर बढ़ाते हुए अनिका से कहा, विल यू मैरी मी? फिर अचानक ही रूम में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। कमरे की रोशनी भी पूरी तरह से लाल लाइटिंग से सज गई थी और अलग अलग दिशाओं से लोग धीरे से अनिका और विक्की के आसपास क्लैप करते हुए आ गए। यह लोग विक्की के दोस्त थे जो आज विक्की को चीयर करने उसके साथ आए थे। आसपास खड़े हुए विक्की के दोस्त ने एक रिदम में अनिका से कहना शुरू किया, मैरी हिम, मैरी हिम। जब अनिका ने गौर से आसपास खड़े विक्की के दोस्तों को देखा, अनिका की नजर विक्की के ठीक पीछे क्लैप कर रही डॉक्टर शालिनी पर पड़ी। डॉक्टर शालिनी अनिका की ओर देखकर स्माइल देने लगी। चेहरे पर एक जहरीली स्माइल के साथ डॉक्टर शालिनी भी विक्की की दोस्तों की आवाज से आवाज मिलाकर कह रही थी, मैरी हिम, मैरी हिम। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके सामने यह सब कुछ क्या हो रहा था और आखिर इस मैरिज प्रपोजल देने वाला यह लड़का कौन था। अनिका विक्की से कुछ पूछती, उससे पहले विक्की फिर से अपने पांव पर खड़ा हो गया और अनिका के ठीक सामने खड़े होकर अनिका ने से कहने लगा, उस डांस पार्टी में जब आपने लोगों को दीवाना बना दिया था, तब दूर से मैंने आपको देखा था। सच कहूँ तो उसी दिन आपका जादू मुझ पर चल गया था, मगर जब भी फिर से मैंने आपकी तस्वीर देखी तो मुझे यकीन हो गया कि मुझे आपसे पहली नजर का प्यार हो गया है। फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे इस बात का एहसास अभी अभी हुआ है। यह कहते हुए विक्की ने अपने कदम अनिका के और नजदीक बढ़ाना शुरू किया। अनिका हैरानी के साथ साथ इस वक्त घबराहट भी महसूस कर रही थी। अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए अनिका ने विक्की से कहा, आई थिंक देयर इज ए मिस्टेक। शायद आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। अपने कदम अनिका की ओर बढ़ा रहे विक्की ने बड़े ही रोमांटिकली अनिका से कहा, आज तक पागलों की तरह यहाँ वहाँ अपने हम सफर को ढूंढ रहा था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ देयर इज नो मिस्टेक। आप वही हैं जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। मजबूती से आगे बढ़ रहे विक्की को रोकते हुए अनिका ने कहा, देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, मैं यहाँ किसी और से मिलने आई हूँ। अनिका कुछ और कहते उससे पहले विक्की ने अनिका की बात काटते हुए कहा, और वह मैं हूँ। यस मिस अनिका, आप यहाँ जिससे मिलने आई हैं वह मैं ही हूँ, विक्की शास्त्री। सामने खड़े विक्की को हटाकर अनिका किसी भी तरह इस रूम से बाहर निकलना चाहती थी, मगर बार बार अनिका का रास्ता रोक रहे विक्की को किसी तरह अनिका कन्विंस करने की कोशिश करने लगी। अनिका ने दबी हुई आवाज में विक्की से कहा, देखिए, मैं यहाँ पर किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आई हूँ। मेहरबानी करके मेरा रास्ता छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। यह कहकर अनिका ने किसी तरह विक्की को अपने सामने से हटाया और एग्जिट की ओर चलने लगी। अनिका को इस तरह जाते हुए देखकर विक्की ने पीछे से अनिका को आवाज देते हुए कहा, देखिए मिस अनिका, मैं जानता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं और खूबसूरत लड़कियों पर का पूरा अधिकार है कि वह थोड़ा सा भाव जरूर खाए, मगर आप कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हैं। विक्की ने जब अनिका से सबके सामने यह बात कही तो आगे बढ़ रही अनिका के कदम अचानक ही रुक गए। तेज नजरों से अनिका ने विक्की की ओर देखा। इस वक्त अनिका को लग रहा था जैसे अपनी मार्शल आर्ट की एक दो करतब विक्की पर आजमा कर उसकी इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे दे, मगर किसी तरह अनिका ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और फिर से बाहर की ओर चलने लगी। तब विक्की ने फिर से पीछे से आवाज लगाते हुए अनिका से कहा, मैंने कल ही आपके घर किसी को भिजवा कर अपने
लिए रिश्ते की बात चलाने को कहा था और आपको यह मैसेज भी भिजवाया था कि आज हमें इसी होटल में मिलकर अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है। और यहाँ पहुँचने के बाद अब आप यह नाटक कर रही हो कि आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम पहले कभी सुना नहीं। यह किस तरह का बिहेवियर है मिस अनिका? जब विक्की ने देखा कि अनिका पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था, तब विक्की तेजी से अनिका की ओर दौड़ा और जैसे ही विक्की ने पीछे से अनिका का हाथ पकड़ा, अनिका ने फौरन ही अपना हाथ इस तरीके से विक्की के हाथ से झटका कि विक्की जोर से जमीन पर जा गिरा। विक्की जिस फोर्स से जमीन पर गिरा था, हॉल में खड़े विक्की के सारे दोस्त एक सेकेंड के लिए डर गए। कुछ दोस्त दौड़कर विक्की के पास आए। विक्की को सहारा देते हुए उसने जमीन से उठाने लगे। किसी तरह दोस्तों के सहारे पर विक्की खड़ा हुआ। विक्की के हाथ का गुलदस्ता जमीन पर गिरकर पूरी तरह से खराब हो गया था। विक्की ने दर्द की जगह से अपने जगह हाथ से अपना घुटना पकड़ लिया। अपने दोस्तों के सामने इस तरह की बेइज्जती होते हुए देखकर विक्की का ईगो हर्ट हुआ था। गुस्से से तिल मिलाए विक्की ने अनिका पर चीखते हुए कहा, यह किस तरह का बेहुदा बिहेवियर है मिस अनिका? साफ साफ कहो, क्या चाहती हो तुम? इस तरह मुझे यहाँ पर मिलने आना और फिर मेरे दोस्तों के सामने यह सारा नाटक करने का क्या मतलब है? मैंने मैसेज भिजवाया था कि अगर तुम रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहती हो तो दोपहर को प्रिज्म क्लब में आकर मुझसे मिलना। अब तुम यहाँ आ गई हो, मगर फिर भी यह सारा नाटक करने का क्या मतलब है? डॉक्टर शालिनी ने विक्की को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखा, तब उसे शांत करवाने आ गई। विक्की की छाती पर थपथपाते हुए डॉक्टर शालिनी ने अनिका से कहा, देखो, अगर तुम्हें विक्की की पर्सनालिटी या उसकी लुक पसंद नहीं आए तो बात अलग है। रिश्ते को ठुकराने के और भी कई रास्ते हैं। इस तरह उसके दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट करने का क्या मतलब था? डॉक्टर शालिनी अच्छी तरह से जानती थी कि किस तरह विक्की की दुखी नस पर हाथ रखना है ताकि विक्की को प्रोवोक किया जाए, और शालिनी यह करने में कामयाब हो चुकी थी। डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर विक्की का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अपने दोस्तों को पीछे धकेलते हुए विक्की तेजी से अनिका के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे विक्की किसी भी वक्त अनिका पर हमला कर देगा। अनिका की आंखों में आंखें डालकर विक्की ने अनिका से कहा, तुम्हें मैं पसंद नहीं? तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती हो? अरे जरा अपने आप को देखो, अपनी करतूतों को देखो, अपनी हरकतों को देखो। अगर इस रूम में कोई सबसे बड़ा नालायक है तो वह तुम हो। बिन ब्याही एक बच्चे की माँ हो और तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती? सच कहूँ तो अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती तो तुम जैसी लड़कियों की तरफ तो मैं दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाता। शादी तो बहुत दूर की बात है। कमरे में मौजूद सारे लोग विक्की के दोस्त थे, इसलिए विक्की की सपोर्ट करते हुए विक्की के दोस्त अनिका को तरह तरह की कमेंट्स करने लगे। किसी ने कहा, अरे बड़ी सरफिरी लड़की हो तुम, इतना अच्छे लड़के का प्रपोजल ठुकरा रही हो तुम। अगर तुम्हें विक्की पसंद नहीं तो अब किस पर नजर डालना चाहती हो तुम? रोहित मारवा पर या आकाश गुलेरिया पर? तभी किसी और ने कहा, अरे तुम्हारी बिना बाप के नाम की औलाद को भी जब विक्की अपनाने के लिए तैयार था तो तुम्हें तो अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। तभी किसी ने कहा, अरे छोड़ो यार, विक्की यह लड़की जितनी खूबसूरत है उतनी बड़ी चालबाज भी है। मुझे लगता है तुमने जब इसे प्रपोज किया तो इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और अब तुम और तुम्हारा खानदान दिल्ली के इतने पावरफुल खानदान में से एक हो। इसे लगा होगा कि जब विक्की मेरे पीछे इतना दीवाना बन गया है तो क्यों न शहर के सबसे बड़े खानदान के बिजनेस हेड रोहित मारवा पर ही अपना जादू चलाने की कोशिश करूं। हॉल में मौजूद बाकी सारे लोग इस कमेंट पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक लड़की ने यह भी कहा, इस लड़की की ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी है, मगर मुझे लगता है बहुत जल्द इसे वापस वहीं लौटना पड़ेगा जहां से यह आई थी। इस कमेंट का जवाब देने के लिए डॉक्टर शालिनी धीरे से चलकर अनिका के पास आई और हॉल में मौजूद लोगों से कहा, वहां जाना तो मुझे लगता है अब बहुत मुश्किल है। वो क्या है ना, जब इसके एक्स हस्बैंड को इस बारे में पता चला कि यह किसी और के बच्चे को अपने पेट में लिए घूम रही है, तब उसने इसे छोड़ दिया था। अब क्या मुंह लेकर उस शहर में वापस जाएगी?
डॉक्टर शालिनी की यह बात सुनकर विक्की के दोस्त डॉक्टर शालिनी से पूछा, यह क्या कर रही हो तुम शालिनी? इसके एक्स हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया था, कौन था वह? अपने चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान लाते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, अब छोड़ो भी, किसी की पर्सनल लाइफ में हम लोगों को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, स्पेशली ऐसे लड़कियों को जो अलग अलग शहरों में जाकर पैसे वाले खानदान के कुंवारी लड़कों को फंसाती हो। अब जाने भी दो। तभी विक्की के बाकी दोस्तों ने डॉक्टर शालिनी को फोर्स किया कि वह सबके सामने खड़ी इस नक्चड़ी लड़की के पास्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में सबको बताए। डॉक्टर शालिनी के चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। अनिका के आसपास घूमते हुए डॉक्टर शालिनी ने हॉल में मौजूद लोगों को अनिका के पास्ट में बताना शुरू किया। डॉक्टर शालिनी ने कहा, है एक बेचारा कुणाल डोगरा खानदान का इकलौता वारिस। किसी तरह इस लड़की ने उस कुणाल को फंसा लिया होगा। दोनों ने शादी कर ली। एक दिन के बाद शादी के बेचारे को पता चला कि यह किसी और बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए इसे छोड़ दिया। शालिनी के पास खड़े विक्की के एक दोस्त ने शालिनी से पूछा, यह डोगरा खानदान का नाम तो मैंने कभी सुना नहीं है यहाँ पर, क्या यह भी ऊंचे खानदान से बिलोंग करता है? मुस्कुराती हुई शालिनी ने नाम में अपना हर्ष सर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, यह डोगरा खानदान दिल्ली का कोई खानदान नहीं है, यह तो मनाली में रहते हैं। हाँ, मनाली के खानदानों में जरूर इसका नाम पावरफुल खानदान में शामिल है, मगर यह जो लड़की है इसका बाप एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था। अब उस लिहाज से तो डोगरा खानदान इसके खानदान के सामने काफी पावरफुल खानदान था। अब पावरफुल खानदान के लड़के के साथ शादी तो कर ली, मगर बेचारी अपनी करतूत नहीं छुपा पाई। वो कहते हैं ना, हाथ आया मगर मुंह न लगा। विक्की के दोस्त अनिका की सिचुएशन पर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, इतना सब होने के बाद भी इस लड़की का कॉन्फिडेंस तो देखो। इसे लगता है अब वह दिल्ली में भी किसी भी उच्च खानदान के लड़के को अपने हुस्न का शिकार बना सकती है। मगर मिस अनिका, यह दिल्ली है, यहाँ पर कोई लड़का तुम्हारे हुस्न के जाल में नहीं फंसने वाला है। हॉल में मौजूद विक्की के सारे दोस्त अनिका पर जोर जोर से हंसने लगे। बाहर क्लब प्रिज्म के एंट्रेंस पर रोहित मारवा रिया के साथ इंटर हुआ। रोहित ने रिया को अपने हाथों में उठाया हुआ था। जैसे ही रोहित क्लब प्रिज्म के कॉरिडोर में चलने लगा, रोहित की नजर सामने बिछी रेड कारपेट पर पड़ी। फर्श पर बिछी रेड कारपेट आसपास फूलों से सजा हुआ सीलिंग और हार्ट शेप के बलून्स को देखकर रोहित को इस बात का अंदाजा आ गया था कि जरूर कोई कॉलेज गोइंग लड़का या लड़की अपने पार्टनर को प्रपोज करने के लिए हॉल सजाया था। इस तरह का प्रपोजल रोहित को काफी चाइल्डिश लगता था। तभी कॉरिडोर में खड़े एक स्टाफ मेंबर ने अपने साथी कर्मचारी से कहा, मिस अनिका के लिए की गई तैयारियां पूरी हो चुकी है। जब वह यहाँ से चली जाए तो यह सारा डेकोरेशन निकाल देना। सर्विस स्टाफ के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित बिल्कुल हैरान रह गया। मिस अनिका के लिए की गई तैयारियों का मतलब था कि अनिका ने क्लब प्रिज्म वालों से यह सारी तैयारियां करवाई थी। इन सारी बातों को कनेक्ट करके रोहित इस नतीजे पर पहुंचा था कि अनिका ने यह सारी तैयारियां इसलिए करवाई थी ताकि वह रोहित को मैरिज के लिए प्रपोज करे। जब यह बात रोहित के मन में आई तो अचानक ही तेजी से चल रहे रोहित के कदम धीरे हो गए। रोहित को पता भी नहीं चला कि कब उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। रोहित सोचने लगा कि शायद आज अनिका रोहित को प्रपोज करने के कहने वाली थी। क्यों ना हम दो सिंगल पेरेंट्स एक हो जाएं और हमारे बच्चों को एक कंप्लीट फैमिली दे दे। होटल की जो सजावट अभी कुछ देर पहले रोहित को चाइल्डिश लग रही थी, अचानक ही उन आर्टिफिशियल फ्लावर्स में से रोहित को असली फूलों की खुशबू आने लगी थी और आसपास की सजावट रोहित को बेहतरीन लगने लगी थी। रोहित बस अपने मन में यही सोच रहा था कि कब वह घड़ी आएगी और अनिका रोहित को शादी के लिए प्रपोज करेगी और तब रोहित किस तरह से अनिका को अपना जवाब देगा। तभी एक सूट पहना आदमी रोहित से टकराया। वो रोहित को सॉरी कहते हुए आगे चला गया। वो आदमी वॉल रूम के बाहर से अंदर झांककर अनिका को देखने लगा। कहीं न कहीं अनिका और अपनी शादी के बारे में सोचने की वजह से रोहित के आगे बढ़ रहे पांव एक ही जगह पर जम गए थे।
रोहित की चेहरे की मुस्कान देखकर नन्ही सी रिया ने अपने मुस्कुराते हुए डैड से पूछा, डैड क्या आपको लगता है कि मम्मा ने आपके लिए यह सारी सजावट की है? रिया के माथों को पर चूमते हुए रोहित ने रिया से कहा, तुमने सुना नहीं, अभी अभी होटल के स्टाफ ने क्या कहा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सचमुच वह मुझे आज प्रपोज करती है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या जवाब देना चाहिए? रिया ने अपना एक हाथ अपने माथे पर मारते हुए मन ही मन सोचा कि उसका भाई आर्यन रोहित के आईक्यू के बारे में सही कहता था। रोहित को इतनी सी बात समझ नहीं आती थी कि अनिका इस तरह का बिहेवियर करे, यह पॉसिबल ही नहीं था। रिया जानती थी कि उसकी मम्मा 2 घंटे ज्यादा नींद पूरी करेगी मगर कभी भी रोहित को प्रपोज करने के लिए इस तरह की कोई मेहनत नहीं करेगी। रोहित रिया की जवाब का इंतजार कर रहा था, तभी सामने खड़े सर्विस स्टाफ ने एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहा, भाई एक बात तो है, काफी खर्चा किया है उस लड़के ने मिस अनिका को प्रपोज करने के लिए। उस लड़के ने कम से कम 5 लाख की तैयारियां की है। आई होप मिस अनिका उसका प्रपोजल स्वीकार कर ले। यह कहते हुए होटल के एम्प्लॉयज हंसते हुए वहां से चले गए। उनकी बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर अचानक ही जो चमक आ गई थी, मानो एक ही पल में वो सारी एक्साइटमेंट पंक्चर हो गई। नन्ही सी रिया के सामने रोहित के चेहरे पर एम्ब्रेसमेंट साफ नजर आने लगी थी। रोहित ने रिया को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट किया और कॉरिडोर में आगे चलने लगा। जैसे ही रोहित क्लब प्रिज्म के बाल रूम के पास से गुजरने लगा, रोहित बाल रूम के अंदर देखकर अचानक ही रुक गया। कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर बहुत शोर मचा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच खड़े किसी व्यक्ति के साथ यह सारे लोग मिलकर कोई आर्गुमेंट कर रहे थे। तभी किसी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे जब डोगरा खानदान में ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था तो भूल जाओ, दिल्ली में तुम्हें कोई अच्छे खानदान का लड़का पास भी बुलाएगा। बाहर खड़ा रोहित देख नहीं पा रहा था कि यह लोग आखिर किसे टारगेट करके यह सारी बातें कर रहे थे। भीड़ के बीचों बीच खड़ी अनिका विक्की के दोस्तों से किसी तरह बचकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर विक्की के दोस्त अनिका को चारों ओर से घेरकर खड़े थे। अनिका के पास बचकर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। तभी अनिका के कानों पर एक गहरी बेस वाली आवाज पड़ी, कौन कहता है कि डोगरा खानदान इन्हें रिजेक्ट किया था? जब सारे लोग मुड़कर उस आवाज के डायरेक्शन में देखने लगे तो एक मध्यम कद का 30 साल का आदमी बड़ी ही स्टाइलिश वॉक लेकर अनिका की ओर चलने लगा। अपने पास आ रहे आदमी को देखकर अनिका हैरान रह गई। ग्रे सूट, स्टाइलिश चश्मा, हाथों में स्टाइलिश घड़ी। भले ही उस आदमी का कद ज्यादा ऊंचा नहीं था, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज और वॉक ऐसी थी कि वहां खड़े लड़के से उसकी पर्सनैलिटी काफी अलग और अट्रैक्टिव लग रही थी। अनिका के बिल्कुल पास आकर उस आदमी ने कहा, किसने कहा कि डोगरा खानदान ने मिस अनिका को रिजेक्ट किया था? यह रहा शादी का एग्रीमेंट। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर न सिर्फ अनिका बल्कि आसपास खड़े लोग भी शॉक हो गए। भीड़ के बीच में से रास्ता निकालकर डॉक्टर शालिनी अनिका और उस आदमी के बिल्कुल पास आकर उस आदमी से पूछने लगे, कौन है आप? उस आदमी ने अपनी नजरें अनिका पर जमा कर रखी थी। डॉक्टर शालिनी को बिना नोटिस किए उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अनिका को देखकर कहा, मेरा नाम आशीष है, आशीष डोगरा। मैं दरअसल रिश्ते में कुणाल का चाचा हूँ, मगर उससे सिर्फ 4 साल बड़ा हूँ। आशीष की बात सुनकर अनिका और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुणाल डोगरा के रिश्तेदार को अब उससे क्या हो सकता था, और यहाँ इस तरह सबके बीच में शादी का एग्रीमेंट दिखाकर आशीष क्या साबित करना चाहता था। आशीष ने अनिका की आंखों में उठ रहे सवालों को पढ़ लिया था। बड़ी ही पोलाइटली आवाज में आशीष ने अनिका से कहा, इस वक्त डोगरा खानदान में सिर्फ 2 लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। एक है कुणाल और दूसरा मैं। मुझे नहीं लगता कि कुणाल अनिका के लिए कोई सुटेबल मैच है, क्योंकि वह एक ऐसा अंधा इंसान है जिसे असली हीरे की परख ही नहीं है। मगर इस एग्रीमेंट में लिखी सारी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो ये एग्रीमेंट पढ़ सकती हो। आशीष ने अपने ब्लेजर की जेब में एग्रीमेंट निकाला। आशीष के पास इस वक्त वह एग्रीमेंट था जो अनिका की मां और डोगरा परिवार के बीच हुआ था।
जब अनिका एक छोटी सी बच्ची थी, दोनों परिवारों में उस वक्त एक लीगल एग्रीमेंट बनाया गया था, जिससे दोनों परिवारों के बीच बच्चों के बीच फ्यूचर में शादी का प्रोविजन भी लिखा गया था। एग्रीमेंट की एक कॉपी अनिका के पास भी थी, मगर कुणाल के साथ डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद अनिका ने वह एग्रीमेंट फाड़कर उसे डिस्पोज कर दिया था। अनिका ने सोचा था कि कुणाल ने भी वह एग्रीमेंट डिस्पोज कर दिया होगा, मगर आज आशीष के हाथ में वह एग्रीमेंट देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका गौर से एग्रीमेंट पर लिखे टाइटल को पढ़ने लगी, जिस पर साफ लिखा था कि यह अनिका का मैरिज एग्रीमेंट था। क्लोज में कहीं भी कुणाल का नाम नहीं लिखा गया था। एग्रीमेंट के क्लोज में हर जगह सिर्फ मिस्टर डोगरा लिखा था। क्लॉज में यह बात भी साफ लिखी हुई थी कि डोगरा परिवार का सूटेबल एज वाला कैंडिडेट इस एग्रीमेंट को पूरा करेगा। इसका मतलब साफ था कि यह जरूरी नहीं कि इस एग्रीमेंट को ऑनर करने वाला शख्स कुणाल डोगरा होना चाहिए। और आज अनिका के सामने आशीष डोगरा खड़ा था। आशीष डोगरा की आवाज, उसकी हाव भाव और बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि आशीष कुणाल के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। आशीष की आंखों में अनिका के लिए रिस्पेक्ट और प्यार साफ नजर आ रहा था। अनिका एक बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर डोगरा खानदान अनिका को अपनी बहू बनाने की जिद पर इस तरह क्यों अड़े थे। कुणाल के साथ शादी टूटने के इतने दिन बाद जब उन्हें आशीष को अनिका के पास भेज दिया था, अनिका आशीष से कुछ बात करे उससे पहले पास खड़ी डॉक्टर शालिनी है आशीष से पूछा, क्या तुम जानते हो अनिका एक बच्चे की माँ है? और शालिनी की बात को काटते हुए आशीष ने कहा, मैं अनिका के बारे में सब कुछ जानता हूँ और एग्रीमेंट में लिखी हर बात को मैं अपने दिल से ऑनर भी करूंगा। मैं अनिका को उसके पास्ट, उसकी प्रेजेंट और उसकी फ्यूचर के साथ एक्सेप्ट कर लूंगा। आशीष के मुंह से ऐसी मैच्योर और रिस्पेक्टफुली बातें सुनकर आसपास खड़ी कई लड़कियां इंप्रेस हो गई थी और कहीं न कहीं डॉक्टर शालिनी को भी मन ही मन एक राहत महसूस होने लगी थी। दरअसल विक्की को अनिका के साथ जोड़ने के पीछे शालिनी की यह प्लानिंग था कि अनिका किसी तरह रोहित मारवा से दूर हो जाए। अब अनिका का नाम चाहे विक्की से जुड़े चाहे आशीष से, दोनों ही सूरतों में शालिनी का रास्ता साफ होने वाला था। अनिका के ठीक बगल में खड़े विक्की शास्त्री ने अपनी हैरानी से बाहर निकलते हुए अपने दांत कचाकर आशीष से कहा, यह क्या मजाक है? इस तरह तुम सबके सामने किसी लड़की को अपने साथ रिश्ता जोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर आशीष ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए विक्की से कहा, फोर्स तुम भी नहीं किसी की मंगेतर को अपने आप से शादी करने के लिए नहीं कर सकते। आशीष के मुंह से मंगेतर शब्द सुनते ही अनिका के होंठ हैरानी से खुल गए। बड़ी बड़ी आंखों से अनिका आशीष के सॉफ्ट मगर कॉन्फिडेंस चेहरे की ओर देखने लगी। एग्रीमेंट के मुताबिक अनिका की मां ने सालों पहले डोगरा खानदान के साथ अपनी बच्ची के रिश्ते का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। उस वजह से टेक्निकली जब तक वह एग्रीमेंट आशीष के पास था, यह कहा जा सकता था कि आशीष अनिका का मंगेतर था। जब विक्की को यह महसूस हुआ कि अब आगे आशीष या अनिका से बात करने का कोई फायदा नहीं है, विक्की ने अपने दोस्तों को अपने पीछे आने का इशारा किया। विक्की और उसके दोस्त वॉल रूम से बाहर चले गए। जब कमरा लगभग खाली हो गया, तब हैरानी से देख रही अनिका ने आशीष से बड़ी ही पोलाइटली कहा, मुझे लगता है हमें किसी अच्छी सी जगह पर चलकर आपस में बात कर लेनी चाहिए। आशीष ने अनिका से बात करते वक्त अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखे थे। अनिका से बात करते हुए ना तो आशीष को कोई झिझक महसूस हो रही थी और ना ही वह ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था। आशीष की बात करने का अंदाज बहुत कूल था। आशीष की बात को ठुकराने की अनिका के पास कोई वजह नहीं थी और अनिका खुद भी चाहती थी कि आशीष के साथ बात करके किसी भी तरह से अनिका उस पुराने प्रपोजल टू मैरिज एग्रीमेंट को खत्म कर देगी। वॉल रूम के दरवाजे के पास खड़ा रोहित मारवा सब कुछ देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही अनिका और रोहित के बीच में चल रही रोमांटिक फिल्म में एक दूसरे हीरो की एंट्री कैसे हो गई। रोहित को लगा कि रिया जरूर अपने डैड के फेवर में कुछ कहेगी, मगर जब रोहित ने अपने कंधे के पास से रिया की तरफ देखा तो रिया का फेस एक्साइटमेंट चमकने लगा था। रिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे बाकी लड़कियों की तरह रिया भी आशीष डोगरा की पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हो गई थी। रिया को होश में लाते हुए रोहित ने रिया से पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह उस आदमी को क्यों देख रहे हो? तब रिया ने एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए रोहित से कहा, डैड, वह आदमी कितना हैंडसम है ना, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो जैसा, और उसके पास बात करने का तरीका एकदम सॉफ्ट और जेंटल है। आप जैसा खड़ूस नहीं है वो। रिया की इस बात पर रिएक्ट करते हुए रोहित ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं खड़ूस हूँ? रिया ने बिना सोचे रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, ज्यादातर वक्त तो आप खड़ूस ही रहते हो, और मैं जहाँ तक मम्मा को जानता हूँ, मम्मा को सॉफ्ट और कूल तरीके से बात करने वाले लड़के ही ज्यादा पसंद है। रिया की ऐसी बातें आशीष के लिए सुनकर रोहित के मन में जलन और ज्यादा बढ़ने लगी थी, मगर रोहित को इस वक्त पता नहीं चल रहा था कि अचानक आए हुए आशीष नाम के तूफान का वह कैसे सामना करे। अभी रोहित सोच ही रहा था कि वह अनिका को पीछे से आवाज लगाए कि तभी अनिका ने दरवाजे के पास खड़े रोहित और रिया को देख लिया। रोहित को देखते ही अनिका ने अंदर से रोहित को आवाज लगाई, मिस्टर मारवा, आप आ गए? फिर रोहित की गोद में रिया की ओर देखकर अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि आप आज अपने बेटे आर्यन को साथ लेकर आए हो, एंड आई मस्ट से ही इज सो क्यूट। अनिका के बिल्कुल पास खड़े आशीष ने अनिका की बात को एग्री करते हुए रोहित से कहा, रियली? आई थिंक द लेडी इज राइट, आपका बेटा बहुत क्यूट है। आशीष को गुस्से से देखते हुए रोहित ने अनिका से बात करते हुए कहा, मिस अनिका, क्या आप जानना नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की माँ से इतनी नफरत क्यों करता हूँ? रोहित की यह बात आशीष की समझ से बिल्कुल बाहर थी। आशीष रोहित को देखकर एक कंफ्यूज रिएक्शन देने लगा, मगर रोहित और आशीष का मुकाबला किए जाए तो जरूर रोहित का बिजनेस वर्ल्ड में नाम और मारवा खानदान के पावर के सामने आशीष न तो टिक पाता और न ही डोगरा खानदान अगर बिजनेस बैकग्राउंड को कंसीडर ना किया जाए तो हाइट में आशीष रोहित के कंधे तक पहुंचता था। लुक्स में रोहित आशीष से कुछ पॉइंट ज्यादा ही स्कोर कर लेता, मगर एक बात तो तय थी कि आशीष की ओवरऑल पर्सनालिटी रोहित की ओवरऑल पर्सनालिटी अगर कंपेयर की जाए तो दोनों के बीच में विनर का पता लगाना बहुत मुश्किल होता। जहां रोहित अपने एटीट्यूड और पावर की वजह से पॉइंट स्कोर करता, वहीं आशीष अपने सॉफ्ट और हम्बल अप्रोच की वजह से लोगों को परफेक्ट बन सकता था। थोड़ी देर रोहित और आशीष एक दूसरे को देखते रहे। रोहित अपने अंदर ही अंदर आशीष के साथ एक रेसिंग कंपटीशन में दौड़ने लगा था। अचानक ही आशीष ने अपना ध्यान अनिका की ओर मोड़ते हुए अनिका से कहा, मिस अनिका, अगर आप इस वक्त बिजी हैं तो हम बाद में मिल सकते हैं। हमारी बात तो कभी भी हो सकती है। इस वक्त मैं एक काम करता हूँ, एग्रीमेंट की बातें मल्होत्रा हाउस जाकर मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा से कर लेता हूँ। वैसे भी शादी ब्याह की बातें अगर बड़े बुजुर्गों के साथ की जाए तो ही अच्छा है। बस मैं चाहता हूँ कि अब हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशीष की ऐसी बातें सुनकर अनिका के गले में आवाज जैसी दब गई थी। अनिका बस हैरान होकर अभी आशीष की ओर देखती तो कभी रोहित की ओर। रोहित बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को घूरने लगा। रोहित की अनिका के लिए पोजिनेस रोहित की आंखों में दिखाई देने लगे थे। कुछ देर अनिका को यूं ही देखने के बाद जब रोहित ने यह महसूस किया कि अनिका इस वक्त शायद आशीष से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो रोहित रिया को लेकर वहां से जाने लगा। तभी अनिका ने रोहित को रोकते हुए कहा, रुक जाइए मिस्टर मारवा, 1 मिनट रुक जाइए। रोहित के पांव वहीं जम गए। रोहित ने मुड़कर अनिका और आशीष की ओर नहीं देखा, बस रोहित के कानों पर अनिका की आवाज पड़ी। अनिका आशीष से कह रही थी, देखिए मिस्टर आशीष, आप बस 5 मिनट मेरे लिए यही इंतजार कीजिए, मैं मिस्टर मारवा के साथ एक जरूरी बात कर लेती हूँ। यह कहते हुए अनिका तेजी से चलकर रोहित की ओर आई। रोहित के बिल्कुल पीछे खड़े होकर अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, हम हमारी बात पूरी कर लेते हैं, आखिर बच्चों की फ्यूचर का सवाल है।
अनिका ने पहले रोहित के साथ बात करना पसंद किया था। यह बात जानकर रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ी। रोहित को यह सोचकर थोड़ी सी रिलीफ मिली थी कि पहले आशीष से मीटिंग न करके रोहित को अनिका ने पहले चुना था। अचानक हुई इस छोटी सी जीत पर रोहित की आंखें चमकने लगी थी। बड़े ही एटीट्यूड के साथ रोहित ने सामने खड़े आशीष से कहा, मुझे लगता है हमारी मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर कॉफी शॉप में बैठकर इंतजार कीजिए। आप जो खाना चाहे खा सकते हैं, जो पीना चाहे पी सकते हैं। इट विल बी ऑन द हाउस। आशीष चाहता तो रोहित की इस बात का जवाब अच्छी तरह से दे सकता था, मगर आशीष ने अपनी एक सॉफ्ट मुस्कान के साथ रोहित से कहा, जी थैंक्स, बट आई एम कंफर्टेबल। आप लोग अपनी मीटिंग पूरी कर लीजिए, मैं अनिका का यही इंतजार करूंगा। आशीष के इतने सॉफ्ट और हर्बल बर्ताव को देखकर रोहित और ज्यादा एंक्सियस होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर आशीष इस तरह अनिका पर का इंतजार करेगा तो वह मीटिंग में कैसे कंसंट्रेट कर पाएगा। अनिका ने सोच लिया था कि वह आज ही आशीष के साथ सारी बातें क्लियर कर देगी, इसलिए बिना आशीष को और ज्यादा फोर्स किए आशीष की बात मानते हुए अनिका ने कहा, ठीक है, हम जितनी जल्दी हो सके हमारी मीटिंग पूरी करने की कोशिश करेंगे। यह कहते हुए अनिका और रोहित वॉल रूम के सामने वाले प्राइवेट रूम में चले गए। वैसे तो क्लब प्रिज्म से हमेशा ही काफी चहल पहल रहती थी, मगर बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स और बड़े बड़े लोगों की प्राइवेट मीटिंग के लिए क्लब प्रिज्म में कई प्राइवेट रूम बनाए गए थे। रूम के अंदर एंटर होते ही बाहर का सारा शोरगुल बिल्कुल बंद हो गया। यह जगह हाई प्रोफाइल बिजनेस मीटिंग के लिए बनाई गई थी। अनिका रूम के कोने में बने एक सोफा पर जाकर बैठ गई। फिर सामने खड़े रोहित को देखकर अनिका ने कहा, मिस्टर मारवा, आप। इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर पाती, रोहित ने अनिका से पूछा, क्या तुम पहले अपनी इस मैरिज एग्रीमेंट के बारे में डिटेल्स बता सकती हो? रोहित की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। इतने दिनों से कई बातें रोहित ने अपने मन में दबा कर रखी थी, मगर आज अचानक अनिका के मैरिज एग्रीमेंट के बारे में सुनकर रोहित की पेशेंस खत्म हो गई थी। रोहित ने सोफे पर बैठी अनिका के पास आकर अपनी रोहित की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। इतने दिनों से कई बातें रोहित ने अपने मन में दबा कर रखी थी, मगर आज अचानक अनिका के मैरिज एग्रीमेंट के बारे में सुनकर रोहित की पेशेंस खत्म हो गई थी। रोहित ने सोफे पर बैठी अनिका के पास जाकर अपनी आंखों को अनिका की आंखों में डालते हुए उससे पूछा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी हर छोटी सी बात में तुमने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है, और अगर यह बात सच है तो फिर मुझे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि तुम एक साथ दो लड़कों से शादी का वादा कैसे कर सकती हो। शादी का वादा, यह सेंटेंस रोहित के मुंह से सुनते ही अनिका की आईब्रो ऊपर उठ चढ़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो बात उसने कभी रोहित से कही तक नहीं है, वह रोहित ने एज्यूम कैसे कर ली थी। अनिका ने रोहित से कोई शादी का वादा नहीं किया था। इससे पहले कि अनिका रोहित की इन बातों का कोई रिएक्शन देती, रोहित ने अपने दोनों हाथ अनिका के सामने रखी टेबल पर रख दिए और एक हाथ टेबल पर पटकते हुए अनिका से कहा, मिस अनिका, तुमने कई बार मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की मनाली में, फिर हम दोनों दिल्ली आए। दिल्ली में भी किसी बहाने से तुम मुझसे और मेरे बेटे से मिलना चाहती थी। इन सब के पीछे क्या कारण था? कोई भी समझदार आदमी यही समझता कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। जब अनिका पहली बार रोहित से मिली थी, तब कुछ वक्त के लिए अनिका को ऐसा लगता था कि रोहित उन लड़कों में से है जिसे हमेशा ऐसा लगता था कि जो भी लड़की उसे अप्रोच करती है उसे कहीं न कहीं रोहित को डेट करने में इंटरेस्ट होता था। और आज इतने दिनों बाद रोहित फिर से उसी तरह का बिहेवियर अनिका के सामने दिखा रहा था। रोहित अपनी हर बात में यह प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह अनिका ने उसे वह सारे सिग्नल्स दिए थे
जिससे यह साफ पता चलता था कि अनिका रोहित से प्यार करती थी। मन ही मन अनिका जानती थी कि वह रोहित को सिर्फ इसलिए अप्रोच कर रही थी क्योंकि रोहित की कस्टडी में अनिका का बेटा था। अनिका चुपचाप अपने आप पर लग रहे एलिगेशन को सुनती रही। रोहित अपनी आंखों में गुस्सा लिए अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। जब रोहित ने देखा कि अनिका किसी बात का जवाब नहीं दे रही है, तो फिर से रोहित ने एक एज्यूम्पशन निकालते हुए अनिका से कहा, अगर लड़की कुछ न कहे तो समझो उसकी हाँ है। तो क्या मैं यह समझूं कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वह सब सच था? तुम सच में मुझसे प्यार करती थी? काफी देर सोचने के बाद जब अनिका को कोई और रास्ता नहीं नजर आया, तो हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए अनिका ने रोहित से कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। टेबल की अपोजिट साइड खड़ी रिया अपनी मम्मा और डैड के बीच चल रही इन बातों को बड़ी ही शांति से सुन रही थी। कहीं ना कहीं अनिका और रोहित के बीच में जो भी बातें चल रही थी, उसमें रिया को अपनी कंप्लीट फैमिली का सपना पूरा होते नजर आ रहा था। यह सब सोचकर रिया कमरे में रखी इजी चेयर पर बैठकर मम्मा और डैड के बीच चल रही आर्गुमेंट का मजा लेने लगी। रिया बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, वह सपने भी बिल्कुल प्रैक्टिकल देखती थी। रिया की जगह अगर कोई भी दूसरा बच्चा उसकी उम्र का होता और वो कंप्लीट फैमिली का सपना देखता, तो वह सपने में यह देखता कि उसकी मॉम डैड मिलकर उसे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसे घुमाने ले जाते, तो कभी थिएटर में फिल्म दिखाने ले जाते, और मॉम डैड आपस में भी बहुत प्यार करते और हमेशा एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बातें करते। मगर क्योंकि रिया बहुत ही प्रैक्टिकल बच्ची थी, उसे पता था कि रियल पेरेंट्स कभी एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बातें नहीं कर सकते थे, और असली कपल वही होता है जो बात बात पर एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करे। और इस वक्त अनिका और रोहित को देखकर रिया को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों एक ऐसे कपल हैं जिनकी शादी को 6-7 साल ऑलरेडी बीत चुके थे। रोहित मारवा अनिका से थोड़ी दूर चला गया था। अपनी जेब से फोन निकालकर रोहित ने चिराग मेहता को फोन लगाया और कहा, आशीष डोगरा के बैकग्राउंड के बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ। इतना कहकर रोहित ने अपना फोन काट दिया। अपनी बातों में थोड़ी सीरियसनेस लाते हुए अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर रोहित ने कहा, देखो तुम काफी दिनों से मुझसे इंटरेस्टेड हो और तुमने बहुत कुछ किया है मेरे और मेरे परिवार के लिए, इसलिए मैं भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ मेरे करीब आने का। तुम मुझसे जो भी पूछना चाहती हो पूछ सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। यह कहते हुए रोहित अनिका के ठीक सामने आकर बैठ गया। रोहित अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अनिका भी कुछ पलों के लिए रोहित की आंखों में खो गई थी। अचानक अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहित से क्या पूछे। अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए अनिका ने हड़बड़ाती हुई आवाज में रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, क्या आप आर्यन की माँ को जानते हैं? रोहित अपने चेयर पर अपनी कमर सीधी करते हुए पीछे की ओर चला गया और फिर बड़े ही कैजुअली अनिका से कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अनिका ने अपना इरिटेशन आगे चलाते हुए रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, अगर आप उसे नहीं जानते तो फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? Why do you have so much anger on her? रोहित ने हल्के हाथों से अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए अनिका की ओर देखा। थोड़ी देर अपने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित के चेहरा से एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो गए। रोहित ने आज से पहले यह बात किसी के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि कहीं न कहीं रोहित को इस बात का डर था कि बीती बातें याद करने से शायद रोहित का इमोशंस ट्रॉमा फिर से ताजा हो जाएंगे। मगर आज रोहित चाहता था कि रोहित और अनिका के बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाए। रोहित ने अपनी उंगलियां सामने रखी, कॉफी टेबल पर टैप करते हुए अनिका से कहा, 6 साल पहले की बात है। 7 अप्रैल को मुझे एक कॉल आया। सामने किसी जवान लड़की की आवाज आ रही थी। उसने मुझसे कहा कि वह मेरे बच्चे की माँ है। साथ ही मुझे कहा कि 100 करोड़ रुपए तैयार रखना, और अगर मैंने उसे उसकी बताई हुई रकम दे दी तब वह मुझे बता देगी कि मेरा बेटा कहाँ था।
रोहित की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी थी। जब अनिका ने देखा कि रोहित आगे कुछ नहीं कह पा रहा था, तब अनिका की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ने लगी। अनिका ने रोहित से कहा, फिर क्या हुआ मिस्टर मारवा, प्लीज बताइए मुझे। रोहित मारवा की आंखों में और उसकी आवाज में उसका दर्द साफ नजर आने लगा था। अपनी आवाज धीमी करते हुए रोहित ने अनिका से कहा, पहले तो मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। बस वो एक रात जिसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं, उस रात को छोड़कर मैंने कभी किसी लड़की को स्पर्श भी नहीं किया था। रोहित के मुंह से यह वाक्य निकलते ही अनिका ने अपनी एक्साइटेड में फिर से रोहित से पूछा, फिर क्या हुआ मिस्टर मारवा, प्लीज मुझे आगे बताइए। रोहित ने देखा कि अनिका रोहित का पास्ट जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने कहा, उसके बाद मैंने फोन रख दिया। जब उस लड़की को लगा कि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला था, तब उसने मुझे जीपीएस कोऑर्डिनेट भेजे और कहा कि मेरा बेटा उस लोकेशन पर मौजूद है और अगर मैंने उसे वहां जाकर नहीं बचाया तो मेरा बेटा दम घुटने की वजह से मर सकता है। आर्यन के बारे में ऐसी बात सुनते ही अनिका बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। अनिका को अचानक गौतम गुलेरिया की वह बात याद आ गई जब उसने अनिका से कहा था कि गौतम गुलेरिया ने खुद अपने हाथों से अनिका के बेटे को दफना दिया था। बहुत ही दर्द के साथ अटक अटक कर रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जीपीएस पर लोकेशन मनाली के आउटस्कर्ट का था। मैं उस वक्त मनाली की लाइफ केयर हॉस्पिटल की विजिट पर था। जब मैं बताए गए लोकेशन पर गया, मैंने आर्यन को जमीन के नीचे दफनाया हुआ पाया। उसकी सांसें चल रही थी। ऐसा लग रहा था अभी अभी जन्मे बच्चे को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था और अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद आर्यन। आगे कुछ कहने से पहले ही रोहित की आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर टेबल क्लॉथ पर गिरी। रोहित की ऐसी बात सुनकर अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। अनिका की दोनों आंखों से एक के बाद एक आंसू फर्श पर गिरने लगे। नीचे देख रहे रोहित ने अनिका से कहा, जब मैंने उसे गड्ढे से बाहर निकाला तब उसकी सांसें नहीं चल रही थी। रोहित की आवाज अब पहले से ज्यादा धीमी हो गई थी। जब मैंने गड्ढा खोदकर उसे जमीन से बाहर निकाला तो उसके नाक और मुंह में काफी मिट्टी धंस चुकी थी। लकीली क्योंकि मैं हॉस्पिटल के कामों में ध्यान देता हूँ, मुझे इनिशियल सीपीआर करना आता था। जैसे ही मैंने आर्यन के मुंह में सांसें भरी, अचानक ही ऐसा लगा जैसे छोटे से बच्चे का दिल फिर से धड़कने लगा। मगर एक बात तो तय थी, अगर मुझे पहुंचने में 15 मिनट भी लेट हुआ होता तो आज आर्यन हमारे बीच नहीं होता। अनिका को अचानक ही सारी बातें कनेक्ट होने लगी, क्योंकि आर्यन हमेशा ही डरा डरा और सहमा सहमा सा रहता था। क्यों वह बाकी बच्चों की तरह तेज बात नहीं कर पाता था? क्यों आर्यन में हमेशा से कॉन्फिडेंस की कमी थी? क्योंकि पैदा होते ही जिस बच्चे ने इतना कुछ देख लिया हो, उसका ऐसा बिहेवियर बहुत ही जस्टिफाइड था। और साथ ही रोहित का आर्यन की मां के प्रति नफरत भी काफी हद तक जस्टिफाइड थी, क्योंकि जब भी किसी वजह से आर्यन बीमार पड़ता है या उसे कोई इमोशनल ट्रॉमा होता तो रोहित को आर्यन की उस बेरहम मां की याद आती थी, जिसकी वजह से रोहित के दिल में आर्यन की मां के प्रति नफरत साल दर साल बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जब भी आर्यन किसी भी तरह की कमजोरी या मेंटल ट्रॉमा से गुजरता, तब रोहित का गुस्सा इतना बढ़ जाता था कि उस वक्त अगर आर्यन की मां रोहित के सामने आ जाए तो रोहित अपने हाथों से उसका कत्ल कर दे। मगर पिछले कुछ दिनों से रोहित को इस बात का शक हुआ था कि अनिका ही आर्यन की मॉम थी। अपनी नजरें उठाकर रोहित ने अनिका की ओर देखा। अनिका की आंखें लाल हो चुकी थी और उसका पूरा चेहरा आंसू से भर गया था। रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी धीमी आवाज में अनिका से कहा, क्या हुआ मिस अनिका, क्या सोच रही हैं आप? अनिका फटी हुई आंखों से कुछ देर तक रोहित को बस यूं ही देखती रही। अनिका को आखिर वो राज पता चल गया था जो वह हमेशा से जानना चाहती थी। रोहित आर्यन की मां से आखिर इतनी नफरत क्यों करता था? अनिका जानती थी वह फोन कॉल रोहित को उसने नहीं किया था। फिर वह लड़की कौन हो सकती है जिसने रोहित को इस तरह ब्लैकमेल करके आर्यन को जन्म लेने के कुछ ही मिनट बाद इतनी बेरहमी से जमीन के अंदर गाड़ दिया था?
आर्यन को किडनैप होने से ना बचा पाने का दुख आज भी अनिका के अंदर उतना ही ताजा था जितना 6 साल पहले। अपने आप को डिफेंड करते हुए अनिका ने छलकती हुई आंखों से रोहित की ओर देखा और कहा, आर्यन की मां उस वक्त बहुत मजबूर थी मिस्टर मारवा। अनिका और रोहित जिस प्राइवेट रूम में थे, अचानक ही उस प्राइवेट रूम में पूरी तरह से साइलेंट हो गया था। एक गहरी सांस लेते हुए रोहित ने हैरान नजरों से अनिका को देखने लगा। कहीं न कहीं अनिका को इस बात का डर था कि अगर वह एक झटके से रोहित को सब कुछ सच सच बता देती है तो शायद रोहित अभी जिस मूड में था वह खुद पर से कंट्रोल गंवा बैठता, और यह भी हो सकता था कि रोहित मारवा अपने पावर का इस्तेमाल करके आर्यन और रिया को अनिका से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता। इसलिए अनिका को बहुत संभल कर रोहित के साथ बात आगे बढ़ानी थी। हर गुजरती सेकेंड के साथ रोहित का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रोहित की आंखें लाल हो चुकी थी और रोहित के गाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के शरीर का सारा खून उसके चेहरे पर आकर जम गया था। अपनी मुट्ठी कसते हुए रोहित ने अनिका से पूछा, क्या तुम मेरी इस बात का जवाब दे सकती हो कि वह औरत के पेट में मेरा बच्चा कैसे पहुंचा? हाउ डिड शी बिकम प्रेग्नेंट विद माई चाइल्ड? रोहित का यह सवाल सुनकर खुद अनिका हैरान हो गई थी। अनिका को इस बात से हैरानी हो रही थी कि यह कैसे हो सकता था कि रोहित को यह नहीं पता था कि आर्यन की मां किस तरह प्रेग्नेंट हुई और वो कौन थी। हालांकि रोहित की इस बात को अनिका से बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि अनिका खुद इस सवाल का कई सालों से जवाब ढूंढ रही थी कि आखिर बिना किसी लड़के के स्पर्श किए अनिका प्रेग्नेंट कैसे हुई और रिया और आर्यन की मां कैसे बनी। इसलिए थोड़ी हिम्मत करके अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, जिस तरह तुम्हें नहीं पता कि आर्यन की मां तुम्हारे बच्चे की मां कैसे बनी, हो सकता है उसे भी यह पता न हो कि वह तुम्हारी बच्ची की मां कैसे बनी। यह जवाब सुनते ही रोहित अनिका की आंखों में गौर से देखने लगा था। यह बात कहते हुए भी अनिका की आंखों में इतनी ही मासूमियत थी जितनी किसी 2 साल के बच्चे की आंखों में हो। रोहित के थोड़ा सा पास आते हुए अनिका ने रोहित से कहा, देखिए, मैं आर्यन की मां की तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ आपको, मगर हाँ, अगर आर्यन आपका बच्चा है तो उस औरत का भी उस पर उतना ही हक है। आखिर उसी औरत की वजह से आर्यन इस दुनिया में आया है। हाँ, यह जरूर है कि वह औरत अपने बच्चे को बचाने में नाकामयाब रही थी और शायद कहीं न कहीं वह इस बात को लेकर दुखी जरूर होगी। 6 साल पहले जब अनिका को पहली बार पता चला था कि वह प्रेग्नेंट थी, उसने अपनी बेंगलुरु वाली आंटी से कनेक्ट किया था। मासी उसे तुरंत मलानी आकर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, मगर उस वक्त अनिका एक दवाई बना रही थी, इसलिए वह गौतम गुलेरिया का पुराना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। अनिका को उस वक्त भी इस बात का एहसास था कि गौतम गुलेरिया और अनिका की सौतेली मां मनीषा अनिका के बच्चे को पालने में उसकी कोई मदद नहीं करने वाले थे, मगर उसने कभी यह नहीं सोचा था कि गौतम गुलेरिया अनिका की सोच से ज्यादा गिरा हुआ इंसान साबित होगा और खुद ही अपने हाथों से अपने नवाजी को जिंदा जमीन में अंदर गाड़ देगा। पिछले 6 सालों से अनिका बस एक ही बात को लेकर दिन रात दुखी रहती थी कि वह डिलीवरी के बाद अपने बेटे आर्यन को इस किडनैपर से नहीं बचा पाई थी। अनिका के ठीक सामने खड़ा रोहित अनिका के चेहरे की ओर देखकर अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। रोहित यह बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका ही रिया और आर्यन की मां है तो वह जरूर इस वक्त अपनी मजबूरी के बारे में खुलकर रोहित से बात करेगी, क्योंकि अपने बच्चे को इस तरह छोड़कर जाने वाली मां अनिका नहीं लग रही थी। पिछले कुछ दिनों में अनिका ने आर्यन के लिए जो प्यार और केयर दिखाई थी, उससे एक बात तो साफ थी कि अनिका कभी आर्यन को एबेंडन नहीं कर सकती थी। रोहित को कहीं न कहीं इस बात का भी शक था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, और अगर यह बात सच थी तो अनिका को अपने बच्चे को पालने के लिए पैसे कमाने का इस तरह का रास्ता अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि उस रात जिस औरत ने रोहित को फोन किया था वह अनिका नहीं थी। जब 6 साल पहले रोहित को उस औरत का फोन आया था, रोहित ने तुरंत जाकर आर्यन को जमीन के नीचे से जिंदा बचा लिया था।
उसके बाद आर्यन की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकालकर रोहित ने यह भी कंफर्म कर लिया था कि आर्यन रोहित का ही खून था। उसके बाद जब रोहित ने उस औरत के नंबर को ट्रेस करना चाहा, तो वह नंबर इनवैलिड आ रहा था और वह कॉल करने वाली औरत इस दुनिया के नक्शे से गायब हो गई थी। द पावरफुल रोहित मारवा उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया था। रोहित को लगा कि शायद वह औरत सामने आने से डर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर रोहित को पता चलेगा कि वह औरत कौन है, तो वह किसी भी तरह उससे बदला जरूर लेगा। रोहित ने काफी सालों तक उस औरत का पता लगाने की कोशिश की, मगर आखिर आर्यन को पालने में और बिजनेस को संभालने में रोहित इतना बिजी हो गया कि वक्त के साथ साथ उस औरत को ढूंढने की रोहित की तमाम कोशिशें भी धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ वक्त बाद रोहित को उस औरत के बारे में पता लगाने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। अभी रोहित यह सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक रोहित के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। चिराग मेहता ने रोहित को आशीष डोगरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी थी। रोहित ने अपनी नजरें मोबाइल स्क्रीन से उठाकर अनिका की ओर देखा। अनिका अभी भी अपने थॉट्स में ही थी। रोहित ने फिर से अपना ध्यान मोबाइल पर डाला और चिराग मेहता का मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में चिराग मेहता ने आशीष डोगरा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। एज 29, हाइट 5 फुट 7 इंच, एकेडमिक क्वालिफिकेशन MBA इन मार्केटिंग। जैसे जैसे रोहित आशीष के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा, रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। डोगरा परिवार ओरिजिनली रायबरेली का रहने वाला बिजनेस परिवार था, मगर 25 साल पहले आशीष डोगरा के पापा अपने सबसे बड़े भाई के साथ मनाली में आकर सेटल हो गए थे। फिर मनाली में धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस और रुतबा एक्सपांड किया और देखते ही देखते मनाली के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल खानदान में डोगरा परिवार का नाम शामिल हो गया। डोगरा परिवार में के अनिका की मां स्वाति के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, इसलिए एक दिन दोनों परिवारों ने यह तय किया कि स्वाति के बच्चे और डोगरा परिवार के बच्चे भविष्य में शादी के बंधन में जुड़ जाएंगे, जिससे डोगरा परिवार और स्वाति की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। काफी सालों तक आशीष अब्रॉड में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, इसलिए डोगरा परिवार के साथ मनाली में आशीष का ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। आशीष अपने आप में ही रहना ज्यादा पसंद करता था। बहुत ही कम उम्र में आशीष ने फार्मेसी में कई सारी डिग्रियां हासिल कर ली थी, मगर आखिरकार उसने फार्मेसी की दुनिया छोड़ी ही, क्योंकि वह अपना कोई बिजनेस शुरू करके बिजनेस में नाम कमाना चाहता था। आशीष डोगरा खानदान के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं था और इसलिए आशीष जब दिल्ली में आकर खुद की फार्मेसी फैक्ट्री खोलना चाहता था। चिराग मेहता की रिपोर्ट में लिखा था कि डोगरा खानदान ने हमेशा से ही आशीष के साथ सौतेला व्यवहार किया था, मगर हर दूसरे दिन डोगरा परिवार इंडिया से बाहर किसी को कॉल करता था। मगर चिराग मेहता यह नहीं पता लगा पाया था कि आखिर डोगरा परिवार विदेश में किसे और कहां कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मगर रिपोर्ट में और एक बात बहुत स्ट्रेंग थी कि जब से आशीष इंडिया लौट आया था, डोगरा परिवार ने उस नंबर पर कांटेक्ट करना भी छोड़ दिया था। रिपोर्ट में और एक बात बहुत ही शॉकिंग थी कि मनाली पहुंचने के बाद डोगरा परिवार का जो सबसे पहला बिजनेस था वह एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री था, मगर इससे पहले डोगरा परिवार ने मेडिकल फील्ड रिलेटेड कोई भी बिजनेस कभी नहीं किया था। यह बात कहीं न कहीं रोहित को अटकने लगी थी। अगर डोगरा परिवार हमेशा से आशीष के साथ सौतेला व्यवहार करता था, तो उसे कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा था? अभी रोहित यह सब कुछ सोच ही रहा था कि अनिका के पास खड़ी रिया ने पूछा, तो क्या कल तुम बलबीर सर की एकेडमी में जाने वाले हो? नन्ही सी रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका को पता था कि बलबीर सर की एकेडमी में वह आसानी से आर्यन और रिया की अदली बदली कर देगी। आखिर अनिका नहीं चाहती थी कि रिया अब ज्यादा दिन अपनी स्कूल मिस करे। रिया और अनिका एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में इशारे से बात कर रहे थे। तभी अचानक रोहित की आवाज उनके कानों पर पड़ी। रोहित ने कहा, नहीं, कल आर्यन बलबीर सर की एकेडमी में नहीं जाएगा। हम एकेडमी से छुट्टी ले रहे हैं। दरअसल कल मैं आर्यन को लेकर
मेन मारवा हाउस में जाने वाला हूँ। रोहित एक्चुअली रिया, आर्यन और अनिका की चाल समझ चुका था। वह जानता था कि अगर रिया बलबीर सर की एकेडमी में गई तो फिर रिया और आर्यन अदला बदली कर लेंगे और रोहित को अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलेगा। रोहित चाहता था कि कुछ देर और वह रिया के साथ वक्त गुजारे और इस तरह दादी माँ और रोहित की माँ को भी रिया के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा और साथ ही रोहित को अपने बिल्ला में रिया के लिए एक अलग प्रिंसेस का कमरा बनाने का कुछ वक्त भी मिल जाएगा। अनिका ने अपने होठों को दबाते हुए हैरानी से रोहित से पूछा, तो फिर अब आर्यन दोबारा बलबीर सर की एकेडमी में कब जाने वाला है? रोहित ने अपना फोन अपनी जेब में डालते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए रिया से कहा, मुझे लगता है अब आर्यन अगले महीने ही बलबीर सर की एकेडमी में जा पाएगा। रिया और अनिका एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगे थे। बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर रिया अपनी मम्मा से पूछने लगी थी कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। तभी कंफ्यूज्ड अनिका ने आंखों ही आंखों में रिया से कहा, अभी सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। नन्ही सी रिया घबरा गई। वह अपने डैड के साथ वक्त जरूर बिताना पसंद करती थी, मगर रोहित की स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए ज्यादा वक्त रोहित के साथ बिताना रिया के लिए किसी पिंजरे में कैद होने जैसा ही था। बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए रिया अपनी मम्मा से आंखों के इशारे से कहने लगी कि कुछ करो, कुछ तरकीब निकालो मम्मा, वरना कहीं हमारी पोल न खुल जाए और कहीं ऐसा न हो कि डैड मुझे और आर्यन को लेकर हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दे। जितना रिया अपने डैड को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी, उतना ही रिया अपनी मम्मा से प्यार भी करती थी। मम्मा से दूर रहकर डैड के साथ वक्त गुजारना रिया को अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा से चाहती थी उसे मम्मा और डैड दोनों का प्यार एक साथ मिले। जब रिया की आंखों में बढ़ते हुए सवालों का कोई जवाब अनिका के पास नहीं था, तब अचानक ही अपनी जगह से उठते हुए अनिका ने रोहित से कहा, तो फिर ठीक है मिस्टर मारवा, मुझे लगता है हमें एक दूसरे के साथ जो बातें करनी थी वह हम कर चुके, तो आई मस्ट गो नाउ। नन्ही सी रिया की बड़ी बड़ी आंखें अब और ज्यादा बड़ी होने लगी थी। वह अपने मन ही मन चीख चीख कर अपनी मम्मा से रुकने के लिए कह रही थी। अनिका समझ चुकी थी कि ऐसी सिचुएशन में वो चाहकर भी अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाती। जैसे ही अनिका ने प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, वह यह देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे के ठीक सामने आशीष डोगरा अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर बिल्कुल रिलैक्स और काल्म होकर अनिका का इंतजार कर रहा था। अनिका से नजरें मिलते ही आशीष ने अनिका से कहा, हेलो मिस अनिका, मुझे लगता है कि आपकी मीटिंग खत्म हो गई है, तो क्या अब हम चलकर अपनी शादी के बारे में बात कर लें? इससे पहले कि अनिका आशीष की किसी बात का जवाब दे पाती, पीछे खड़े रोहित ने आशीष से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप दोनों को जल्द से जल्द बात कर लेनी चाहिए। नन्ही सी रिया को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, यह रूम मैंने बुक करके रखा है, आप लोग चाहे तो यहीं पर बात कर सकते हैं। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। अनिका कुछ कहे या कुछ समझे उससे पहले आशीष ने रोहित की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ मेरे ख्याल से यही समझदारी होगी। अगर वैसे भी आप लोगों की मीटिंग पूरी हो गई हो तो क्यों न खर्च किए हुए रुपयों का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए। जब आशीष प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ तब रोहित आशीष के ठीक सामने खड़ा होकर अनिका की ओर देखने लगा। आशीष ने अनिका और रोहित के बीच चल रही टेंशन को सेंस कर लिया था। आशीष जाकर ठीक उसी चेयर पर बैठ गया जहां अभी कुछ देर पहले रोहित बैठा था। फिर अपनी जेब से वह एग्रीमेंट निकालते हुए आशीष ने उसे टेबल पर रखकर अनिका से कहा, मिस अनिका प्लीज हैव अ सीट। अब हमारे मैरिज एग्रीमेंट के बारे में बातें कर लें। धीमे कदमों से अनिका आशीष की ओर बढ़ने लगी। अनिका मन ही मन सोच रही थी कि वह किस तरह आशीष को समझाए कि वह उसके साथ शादी नहीं कर सकती। अभी अनिका आशीष से कुछ कहने ही वाली थी, तब रिया को हाथ में पकड़े हुए रोहित ने आशीष से कहा, मुझे लग रहा है कि आपका एग्रीमेंट वायड हो चुका है। वो क्या है ना कि मेरे बच्चे की माँ को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। रोहित की बात सुनकर ना सिर्फ आशीष मगर कमरे में मौजूद अनिका और रिया भी हैरान रह गए थे। एक ही पल में जैसे अनिका का गला सूखने लगा था।
अनिका यह सोचकर हैरान हो रही थी कि शायद रोहित को पता लग चुका था कि आर्यन, रिया और अनिका की असलियत क्या थी। उसे मन ही मन अब इस बात का डर लगने लगा था कि रोहित का अगला कदम क्या होगा। लगभग 3 या 4 सेकंड के अंदर अनिका के दिमाग में दुनिया भर के सवाल आकर गुजरने लगे थे। अनिका ने यहाँ तक सोच लिया था कि किस तरह वो पागलों की तरह पूरी दुनिया में अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर रोहित मारवा के पावर की वजह से अनिका अपने बच्चे को ढूंढने में नाकाम रही थी। तभी कमरे की साइलेंस तोड़ते हुए आशीष डोगरा ने रोहित से पूछा, क्या मतलब है आपका? मिस अनिका के बच्चे के बाप आप हैं? आशीष के सवाल पूछने के बाद लगभग कई मिनट तक कमरे में साइलेंस रहा। अनिका की सांसें तेजी होने लगी थी। अनिका ने यहाँ तक सोच लिया था कि वह किस तरह रोहित के हाथ से रिया को छीनकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश करेगी। आशीष की बेसब्री से रोहित के जवाब का इंतजार कर रहा था। फिर एक हल्की सी मुस्कान देते हुए रोहित ने अपनी चुप्पी तोड़ा और कहा, मिस अनिका और मेरे बेटे आर्यन के बीच काफी प्यार है। यहाँ तक कि मेरा बेटा आर्यन तो मिस अनिका को मॉम कहकर ही पुकारता है। अब इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि मिस अनिका मेरे बेटे की माँ है। जैसे ही रोहित के मुंह से यह जवाब निकला, आशीष और अनिका दोनों की सांसें जो अब तक अटकी हुई थी वह नॉर्मल हो गई। अनिका मन ही मन यह सोचकर खुश हो रही थी कि रोहित को अब तक उसकी असलियत के बारे में पता नहीं चला था। अपने गले पर एक हाथ रखते हुए अनिका ने एक लंबी सांस ली। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गले में अटकी जान दोबारा सांस लेने लगी थी। आशीष वैसे तो कभी भी किसी के गुस्से से बात नहीं करता था, मगर रोहित का इस तरह का मजाक आशीष की समझ के बाहर था। आशीष धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी यूनिक के स्टाइल में दोनों हाथ जेब में डालकर उसने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए रोहित से बोला, मुझे लगता है मिस्टर मारवा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, क्योंकि कोई भी अनजान आदमी जो आपसे पहली बार मिला हो जैसे कि मैं, वह आपकी बात सुनकर इसी नतीजे पर पहुंचता कि मिस अनिका आपके बच्चे की माँ है। भले ही यह सब कुछ कहते वक्त आशीष बिल्कुल काल्म और पेशेंट नजर आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं आशीष अपने शब्दों से रोहित को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका इस तरह का मजाक अप्रिशिएट नहीं किया था। आप आशीष की यह बात सुनकर रोहित अब आशीष के साथ एक कोल्ड वॉर में शामिल हो गया था। आशीष की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, मगर मैं मिस अनिका के साथ फैमिली शुरू करने वाला होता तो डेफिनेटली उनकी बेटी को मैं बिल्कुल अपनी सगी बेटी जितना ही प्यार देता। रिया ने रोहित के मुंह से यह बात जब सुनी तब अचानक ही रिया की आंखें चमकने लगी। उसके बंद होठों पर अचानक सी हल्की सी मुस्कान आ गई। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ वही आदमी कह रहा था जिसने कुछ दिन पहले रिया को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था। कहीं न कहीं आशीष पूरी तरह से रोहित की कही बात को समझ नहीं पा रहा था। क्या रोहित की बात का आशीष यह मतलब निकालता कि अब रोहित और अनिका साथ मिलकर एक फैमिली बनने वाले हैं, या रोहित का कोई और मतलब था? थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद आशीष ने चेयर पर बैठी अनिका की ओर देखा और उससे पूछा, मिस अनिका, आपको इस बारे में क्या लगता है? अनिका किसी तरह आशीष डोगरा के इस पूरे मैरिज एग्रीमेंट वाली बात से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए अनिका ने देखा कि यही सबसे अच्छा मौका था आशीष डोगरा को बिना इंसल्ट फील कराए उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट करने का। आशीष से अनिका ने कहा, हाँ, पिछले कुछ दिनों में मेरी मिस्टर मारवा के साथ काफी जान पहचान हो चुकी है, और इतना ही नहीं, यह मैरिज एग्रीमेंट भी अब किसी काम की नहीं है। इन सब बातों को काफी साल बीत चुके हैं और अब तो लॉ भी काफी चेंज हो गए हैं। कोई किसी को एग्रीमेंट के जरिए शादी के बंधन में नहीं बांध सकता। एक लंबी सांस छोड़ते हुए आशीष ने अनिका से कहा, ठीक है फिर मिस अनिका, दरअसल मैंने यह मैरिज एग्रीमेंट इसलिए निकाला था ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, आप जिस सिचुएशन में हैं उससे बाहर निकाल सकूं। हमें दुश्मनों से ज्यादा दोस्त बनाने चाहिए, और आपकी माँ और डोगरा खानदान के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। बस उसी दोस्ती के नाते मैंने सोचा कि क्यों न हमारे बीच की
ऐसी एक ही अटूट दोस्ती बन जाए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मिस अनिका, मुझे पता है कि डोगरा खानदान ने बहुत गलत किया था आपके साथ। चलो हम इसे एक तरह से देखते हैं कि वोन यू फेवर, और मैं डोगरा खानदान के द्वारा की गई गलती की भरपाई करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे यह करने का मौका दें, चाहे अभी या नियर फ्यूचर में कभी भी। जब अनिका पहली बार आशीष से मिली थी तब उसे ऐसा लगा था कि आशीष शायद अनिका को पाने की दीवानगी में यहाँ अनिका को ढूंढते हुए पहुंचा था। मगर जब आशीष ने यह सारी बातें कही तो अनिका को अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट महसूस होने लगा कि उसने आशीष के बारे में ऐसा क्यों सोची। हालांकि सच्चाई तो ये थी कि आशीष अनिका को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था। अनिका ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए आशीष से कहा, नहीं नहीं, इसमें डोगरा खानदान की कोई गलती नहीं। शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और यह जाहिर सी बात थी कि ऐसे सिचुएशन में डोगरा परिवार यह शादी तोड़ ही देती। अनिका की बात तुरंत जवाब देते हुए आशीष ने कहा, मगर आप किस तरह प्रेग्नेंट हुई यह बात तो आप खुद नहीं जानती थी। फिर ऐसे हालत में डोगरा परिवार का आपके साथ इस तरह का बिहेवियर और आपको इस तरह का से छोड़ देना जस्टिफाइड नहीं था। एनीवेज, आपको और कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मिस अनिका, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या मेरी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बस आप मुझसे कह दीजिएगा। यह कहने के बाद आशीष ने फिर से अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और हल्की सी मुस्कान देते हुए अनिका और रोहित से कहने लगा, ओके देन आई थिंक आई लिव नाउ। मुझे लगता है मुझे ही पहले इस कमरे से बाहर जाना चाहिए। जैसे ही आशीष कमरे से बाहर निकलने लगा, पीछे खड़ी अनिका ने आशीष से कहा, एक मिनट रुक जाइए आशीष। आशीष ने रुककर धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आशीष की आंखों में एक सवाल साफ नजर आ रहा था कि जब सब कुछ अनिका ने क्लियरली आशीष को बता दिया था तो अब ऐसी कौन सी बात रह गई थी जिसका अनिका खुलासा करना चाहती थी। तभी अनिका ने आशीष की कोट की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप वो मैरिज एग्रीमेंट फाड़ देंगे? बिना रिएक्ट किए बस एक हल्की सी मुस्कान देते हुए आशीष ने कहा, सच कहूं तो मैं इसे अपने पास संभाल के रखने वाला था, मगर जब आपने मांग की है तो मैं इसे आपको लौटा देता हूं। फिर अपनी कोट की जेब से मैरिज एग्रीमेंट बाहर निकालते हुए आशीष ने वो एग्रीमेंट अनिका के हाथ में दे दिया और कहा, अभी कुछ दिनों पहले मैं मनाली गया था। तब मैंने देखा कि मेरे पिताजी इस मैरिज एग्रीमेंट को डिस्पोज करने वाले थे, तो मैंने उन्हें रोक लिया और अपने पास सेफ्टी रख लिया। जब आशीष ये सारी बातें कर रहा था, अनिका गौर से उस मैरिज एग्रीमेंट को देखने लगी। यह ठीक वही मैरिज एग्रीमेंट की कॉपी थी जो अनिका के पास भी थी, मगर अनिका ने उस मैरिज एग्रीमेंट को कुछ वक्त पहले ही डिस्पोज कर दिया था। अनिका ने उस एग्रीमेंट को फोल्ड करके अपने पर्स में रख लिया। जब रोहित ने अनिका को एग्रीमेंट अपने पर्स में रखते हुए देखा तो रोहित समझ गया था यह अनिका नहीं बल्कि डॉक्टर अमृता की सोच थी। किसी भी सबूत को पीछे न छोड़ा जाए और इस एग्रीमेंट को वह घर ले जाकर पूरी तरह से जलाकर डिस्ट्रॉय कर देगी। रोहित के पास ही खड़े आशीष के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। आशीष ने भी ठीक वही सोचा था जो रोहित सोच रहा था। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। जैसे ही आर्यन स्कूल में रिया की यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचा, सारे बच्चों ने आर्यन को चारों ओर से घेर लिया। बच्चे आर्यन से कहने लगे, रिया, तुम्हारी कल की लाइव स्ट्रीम कितनी एक्साइटिंग थी, हमें तो बहुत मजा आया, तुम तो एक जीनियस हो। क्राउड के बीच में से रास्ता बनाते हुए यश आर्यन के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बॉस, क्या आपने देखा? मैंने आपको वर्चुअल गिफ्ट भेजी थी, पूरे 5 लाख की गिफ्ट भेजी थी मैंने। बहुत मेहनत करके मैंने वह पैसे बचाए थे। आसपास खड़े बच्चे भी आर्यन से कहने लगे, मैंने भी। किसी ने कहा कि मैंने 1 लाख की गिफ्ट दी थी, तो किसी ने कहा 3 लाख की गिफ्ट दी है। सारे बच्चों के शोर के बीच नन्ही सी पिंकी ने आर्यन के ठीक पीछे खड़े होकर
अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में कहा, मैंने भी तुम्हें टोकन भेजी थी। अमाउंट तो मुझे पता नहीं है, मगर हाँ, मैंने बहुत सारे टोकन भेजे थे। सारे बच्चों की आवाज में आर्यन ने पिंकी की आवाज बड़ी गौर से सुनी थी। आर्यन ने जब मुड़कर पीछे देखा तो नन्ही सी पिंकी की छोटी छोटी आंखें आर्यन को देखकर चमकने लगी थी। पिंकी की आवाज इतनी सुरीली थी कि आर्यन को पिंकी की आवाज सुबह सुबह अपने बिल्ला में आती हुई कोयल की आवाज जैसी लग रही थी। आर्यन ने आंखों ही आंखों में पिंकी को अप्रिसिएट किया और अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया। क्लास के बच्चे यह देखकर हैरान हो गए थे कि हमेशा एनर्जिक और मस्ती करने वाली रिया आज बिल्कुल शांत बिहेव कर रही है। आर्यन ने अपनी बैग से मैथमेटिक्स की कुछ किताबें निकाली और प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। अभिषेक आर्यन को रिया समझकर उसके पास आकर बात करने की कोशिश करने लगा। तभी अभिषेक ने देखा आर्यन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। रिया को मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखकर आर्यन के सामने खड़े अभिषेक को शौक लग गया। अभिषेक कंफ्यूज चेहरे से रिया को घूर घूर कर देखने लगा, क्योंकि इस वक्त रिया जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी वह अपने स्टैंडर्ड से 2 ग्रेड हायर स्टैंडर्ड की क्वेश्चन थी। कुछ देर हैरानी से आर्यन को देखने के बाद अभिषेक वहां से चुपचाप निकल गया। क्लास में टीचर ने भी रिया के इस अलग बिहेवियर को नोटिस किया था, मगर स्कूल के टीचर को पता था कि किस तरह पिछले दिनों में मिसेज सिमरन मेहरा ने नन्ही सी रिया का मेंटल टॉर्चर किया था, और टीचर को लगा कि शायद इसी कारण से रिया आज क्लास में चुपचाप बैठी थी। टीचर को जब रिया पर सिंपैथिक आने लगी तब लंच टाइम में सारे टीचर अपने टिफिन से अच्छा खाना लाकर आर्यन को देने लगे, क्योंकि सारे टीचर को पता था कि रिया को अपने घर से आई हुए टिफिन में बॉइल्ड वेजिटेबल्स और ब्रेड बटर बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्यन ने लोगों से कभी भी एक साथ इतना प्यार नहीं पाया था। लोगों का इस तरह से आर्यन के साथ प्यार से बात करना, कभी उसके गालों पर हाथ फेरना तो कभी पीठ थपथपाना, यह सब कुछ आर्यन के लिए काफी नया था। शायद कहीं न कहीं आर्यन यह सब कुछ इतने सालों में मिस कर रहा था। स्कूल की दीवारों को देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे सालों बाद किसी ने आर्यन को खुले आकाश में उड़ने के लिए फ्री छोड़ दिया था। जब आर्यन ने यह सब कुछ अपने मन ही मन सोच रहा था, तब अचानक ही उसके कंधे पर एक नन्हा सा हाथ आया। जब आर्यन ने मुड़कर देखा तो नन्ही सी पिंकी अपनी छोटी छोटी आंखों से आर्यन को देखते हुए उसे रोक रोक कर पूछने लगी, रिया, क्या आज तुम एक बॉय हो? नन्ही पिंकी के मुंह से यह सुनते ही आर्यन हैरान हो गया, और अपनी हैरानी में बिना कुछ सोचे आर्यन ने पिंकी से पूछा, इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? एक हाथ से अपने कान खुजलाते हुए पिंकी ने आर्यन के सामने नजरें झुका दी और धीमी आवाज में कहने लगी, क्योंकि जब तुम लड़की होती हो तब बहुत उछल कूद करती हो, सबके साथ बहुत मस्ती करती हो, तुम स्कूल में सबकी फेवरेट हो, इसलिए तुम्हारे साथ बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। तुम दूसरे बच्चों के बीच घिरी होती हो, मगर तुम जब लड़का होती हो तब मुझे मौका मिलता है तुम्हारे साथ बात करने का। आर्यन हैरान होकर पिंकी को देखने लगा। पिंकी धीरे से आर्यन के पास आई और उसके कान में कहने लगी, तुम चिंता मत करो रिया, मेरे डैड ने कहा है कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और हमारे स्कूल की डांस टीचर को भी चेंज कर देंगे। मुझे लगता है डैड ने अपना काम करना शुरू कर दिया होगा। आज मिस्का भी स्कूल में दिखाई नहीं दे रही है। पिंकी की बात सुनकर आर्यन को दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। क्या उसकी बहन रिया को स्कूल की डांस टीचर परेशान कर रही थी? जिस तरह से नन्ही सी पिंकी आर्यन के कान में बात कर रही थी, आर्यन के कान और गले के पास गुदगुदी सी महसूस होने लगी थी। तभी क्लास टीचर क्लास में एंटर होते हुए बच्चों से कहने लगी, बच्चों सब मेरी तरफ ध्यान दो, आज से हमारी स्कूल की नई डांस टीचर होगी मिस श्रेया अय्यर। जैसे ही टीचर के मुंह से श्रेया अय्यर का नाम निकला, लंबी कद काठी की दुबली पतली सी श्रेया क्लास में एंटर हुई और एक एनर्जेटिक स्माइल देकर अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए सारे बच्चों से हाय करने लगी। बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन के बाद श्रेया सब बच्चे को डांस के टिप्स देने लगे। वैसे तो श्रेया को सारे बच्चे बहुत पसंद आ रहे थे,
मगर पीछे खड़ी नन्ही सी बच्ची पर श्रेया की खास नजर पड़ी। भोली भाली दुबली पतली सी मासूम लड़की की आंखें बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने आसमान के तारे तोड़कर बच्चे के चेहरे पर लगा दिया हो। बच्चों को डांस की एक एक्सरसाइज देकर श्रेया पीछे खड़ी उस नन्ही सी बच्ची के पास गई। बच्ची के सामने अपने घुटनों पर बैठकर श्रेया ने जैसे ही उस बच्ची से कोई बात करने की कोशिश की, दीवार से चिपक कर खड़ी हुई पिंकी की आंखें बंद होने लगी और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं। आपके एक कमेंट से आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है।